बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम अनवर, आपका बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 एंजाइम्स, लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कि एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में हम देखेंगे, और आपके सामने देखिएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है कॉन्सेप्ट मैप की फॉर्म में, तो ताकि आपको पता हो कि इस लेक्चर में आपने किन किन चीज़ों को पढ़ा है। ये शॉर्ट पीस ऑफ स्लाइड का जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आइए डिस्कस करते हैं इनहिबिटर्स को। जी, इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि इनहिबिटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करता है इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की बजाय एंजाइम के साथ बाइंड करता है, लेकिन प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। इसको हम कहते हैं क्या? इनहिबिटर या एंजाइम इनहिबिटर्स। और दूसरी तरफ चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है एंजाइम की एक्टिव साइट को, मोस्ट इंपोर्टेंटली टेम्पोररीली और परमानेंटली। कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट and is not transformed into products and thus block the active site temporarily or permanently। तो इस केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं क्या? इनहिबिटर या एंजाइम इनहिबिटर। ये इक्वेशन देखिएगा स्टूडेंट के इनहिबिटर प्लस एंजाइम गिव अस एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स गिव अस क्रॉस। अब क्रॉस का मतलब क्या है? इसको मैंने रेड कलर में इसलिए डेमोन्स्ट्रेट किया है, डिपिक्ट किया है, ताकि आपको मालूम हो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो रही जब इनहिबिटर जो है एंजाइम के साथ बाइंड करता है। अब इनहिबिटर का फायदा क्या है? अब सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम को रेगुलेट करना जरूरी है, और उस एंजाइम को रेगुलेट करने में जो मॉलिक्यूल्स रोल प्ले करते हैं उनको हम कहते हैं क्या? इनहिबिटर्स। तो कि सेल मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को, मखसूस मॉलिक्यूल्स को यूज करता है अपने बायोकेमिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए। किस जरिए? या तो एंजाइम को एक्टिवेट करके या तो एंजाइम को इनहिबिट करके। समटाइम्स बाज़ ये जरूरी होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट किया जाए ताकि सेल के सर्वाइवल को मुमकिन बनाया जा सके। कि अगर एक प्रोडक्ट बन गया है, उसकी उतनी ही अमाउंट रिक्वायर है, हमें मजीद प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? इनहिबिटर क्या करेगा? बाइंड करवाया जाएगा इनहिबिटर को किसके साथ? एंजाइम के साथ, और उसकी एक्टिविटी को क्या किया जाएगा? रिटार्ड करवा दिया जाएगा। स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखिएगा इनहिबिटर्स की कि बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमारे पास हैं साइनाइड हैं, हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, मुख्तलिफ पॉइजन्स हैं, उसके अलावा हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स हैं और वेरियस ड्रग्स वगैरह हैं। अब देखें, साइनाइड जो है, साइनाइड ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें साइनो ग्रुप होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप होता है, उनको हम साइनाइड कहते हैं। और साइनाइड कंपाउंड जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ATP की प्रोडक्शन को क्या करते हैं? स्टॉप करवा देते हैं। ये स्टूडेंट एग्जांपल आपने अच्छे तरीके से देखनी है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने डिटेल्स भी ऐड की हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट देखिएगा टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, कि इनहिबिटर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। दो जनरल टाइप्स हैं इनहिबिटर्स की स्टूडेंट्स। नंबर 1 रिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। फिर उनकी फर्दर आगे टाइप्स हैं। हम आपकी बुक तक ही महदूद रहेंगे, जितनी आपकी बुक में मौजूद है इंफॉर्मेशन वहीं तक महदूद रहेंगे। कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को अगर आप देखें तो उसकी 3 टाइप है, लेकिन बुक में 2 मेंशन है। competitive inhibitors, non-competitive inhibitors and uncompetitive inhibitors. On the other hand, irreversible has 2 types, active site directed inhibitors and last one suicide inhibitors. तो स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं irreversible inhibitors को, कि इन irreversible inhibitors हमारे पास क्या है। कि ऐसे inhibitors जो कि
एंजाइम के एक्शन को, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं या चेक करते हैं। किस तरह से? नंबर 1 बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइड या फिर डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। या तो ये एक्टिव साइड को ऑक्यूपाई कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, या एंजाइम के स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर देंगे। तो एक्टिव साइड को ये किस तरह से ऑक्यूपाई करते हैं? तो ये एंजाइम की एक्टिव साइड के साथ क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और चेंज कर देते हैं उसकी फॉर्मेशन को, ताकि सबस्ट्रेट जो है मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड ना कर सके, या फिर ये फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं किसको, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। स्टूडेंट एग्जांपल देखिएगा यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। नर्व गैस इरिवर्सिबल इनहिबिटर है जो कि नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन को रोकती है, और दूसरी तरफ जिसको जो नर्व गैस की एग्जांपल हमारे पास क्या है, DIPF। DIPF स्टूडेंट हमारे पास क्या है, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ये एक नर्व गैस है जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करके उसके फंक्शन को रुकवाती है, जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक्स है, वो भी इरिवर्सिबल बाइंड करती है बैक्टीरिया के उन एंजाइम के साथ जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल की सिंथेसिस करवाते हैं। स्टूडेंट ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। आप देखें ब्लू कलर में देख रहे हैं कि इनहिबिटर बाइंड कर रहा है एक्टिव साइट के साथ और सबस्ट्रेट को बाइंड होने से रोक रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि ऐसे इनहिबिटर्स जो कि एंजाइम के साथ वीक लिंकेज बनाएं, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए हो, या तो आयनिक बॉन्ड के जरिए हो, या सम अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से हो, तो वो इनहिबिटर जो है क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहलाते हैं। हम इनको रिवर्सिबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, इक्वलाइज किया जा सकता है बाय एडिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। कि आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, इस रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को रिमूव करवा सकते हैं और सबस्ट्रेट को बाइंड करवा सकते हैं किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। तो दो टाइप हैं स्टूडेंट्स रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की, एक को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, आपको जैसे नाम से पता चल रहा है कि कॉम्पिटिटिव कंपटीशन से, कि ये कंपीट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ। तो ये ऐसे इनहिबिटर्स हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, रिजेंबल करता है, और ये कंपीट करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ एक्टिव साइट के लिए। तो ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं, एक्टिव साइट को धोखा देते हैं कि हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही हैं, तो लिहाजा हमारे साथ बाइंड करवाया जाए। तो बाइंडिंग साइट इन इनहिबिटर्स को क्या करती है जी, सिलेक्ट तो कर लेती है, लेकिन जो कैटालिटिक साइट है वो फेल हो जाती है इसकी कैटालिसिस में, क्योंकि ये ब्लॉक कर देते हैं किसकी, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम को, और प्रॉपर्ली फिट नहीं आता किसमें, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती। ये स्टूडेंट डायग्राम देखिएगा, आपके पास डायग्राम मौजूद है कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर रहा है और सबस्ट्रेट को बाइंड होने से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। जी स्टूडेंट एग्जांपल देखिएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, कि मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड जिसको आप मेलानेट भी कहते हैं, ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के साथ बाइंड करता है, और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है ओरिजिनल वो कौन सा है, सक्सिनिक एसिड है। तो आप देखें नीचे स्ट्रक्चर में देखिएगा कि मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक एसिड के स्ट्रक्चर पर अगर गौर करें तो सिर्फ CH2 फंक्शनल ग्रुप का ही फर्क है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो इसको हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी सो कंपीट विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स इसमें हम कहते हैं कि मेलोनिक एसिड जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के तौर पर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है और सक्सिनिक एसिड को बाइंड होने से बचाता है। तो मेलोनिक एसिड मुकम्मल तौर पर फिट नहीं बैठता है एक्टिव साइट में, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किस तरह के इनहिबिटर हैं, ये ऐसे इनहिबिटर हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड तो करते हैं लेकिन ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करते, बल्कि ये
उस साइट के साथ बाइंड करते हैं जो कि एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के सरफेस पर क्या होती है, मौजूद होती है। तो उस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट या फिर रेगुलेटरी साइट का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये एंजाइम जब एलोस्टेरिक साइट पर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एलोस्टेरिक साइट के साथ जब ये एंजाइम बाइंड कर रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर बाइंड नहीं कर पाता और एंजाइम उसको प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाता। मींस के क्या कि ये एंजाइम जो ये इनहिबिटर्स जो हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट को चेंज नहीं करते थे बल्कि वो ब्लॉक करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है क्या, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और उसमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात। जी नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट देखिएगा, ये डायग्रामेटिक कंपैरिजन किया गया है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के दरमियान में, और नीचे देखिएगा कि नॉर्मल बाइंडिंग और इनहिबिटर बाइंडिंग्स के दरमियान में क्या फर्क है। ये आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। ये आपको मैंने स्पेशली आपके लिए ये स्लाइड जो है एडिशनली ऐड की है ताकि आपके कॉन्सेप्ट को मजीद इन्हांस किया जाए, आपके लर्निंग को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए कॉन्सेप्चुअली। तो स्टूडेंट्स, ये आपके इजीनेस के लिए, कन्वीनियंस के लिए ये मैंने डिफरेंसेस बनाए हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है स्टूडेंट्स कि किस तरह रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर से डिफरेंट है। और माय डियर स्टूडेंट्स, और ये आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। इसको आपने स्टूडेंट अच्छे तरीके से देखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपने स्टूडेंट अच्छे तरीके से तैयार करना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, ताकि आपको पता हो कि कैटालिसिस क्या होती है, कैटालिस्ट क्या होता है, एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, कन्फर्मेशनल चेंज क्या होती है, उसके बाद ऑप्टिमम का क्या मतलब है, और फाइनली डिनेचुरेशन का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आपका आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कोई कन्फ्यूजन आपको है तो आप गूगल क्लासरूम में अपनी क्यूरी को क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि अपना ख्याल रखें, अपने ग्रेट पेरेंट्स का ख्याल रखें और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।